वेलकम टू एडू। और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बिहार की पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, राज्य व्यवस्था। ये राज्य व्यवस्था का दूसरा पार्ट है। उसके बाद बिहार का जो पॉलिटी है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार बिहार का हिस्ट्री केवल जो प्राचीन बचा हुआ है उसको समाप्त करेंगे और ये पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी होगा, उसे भी हम लोग समाप्त कर देंगे। और कुछ विविध टर्म हैं उसको भी हम लोग देखेंगे और ये बिहार का काम समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बिहार में सचिवालय ने 1912 ईस्वी में राज्य की स्थापना के बाद कार्य करना आरंभ कर दिया था। उस समय सचिवालय में केवल 8 विभाग थे। कौन कौन? नियुक्ति, राजनीतिक न्याय, शिक्षा, राजस्व, वित्त, लोक निर्माण और नगर पालिका। राज्य में 2 सदस्यीय राजस्व पार्षद का भी गठन किया गया था। कितना? 2 सदस्यीय राजस्व पार्षद। 1924 ईस्वी में सचिवालय में 19 विभाग पदस्थापित थे, जिनकी संख्या 1955 ईस्वी में कितनी हो गई? 34 हो गई। सचिवालय में प्रत्येक विभाग का प्रधान क्या कहलाता है? सचिव कहलाता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक सदस्य होता है, अर्थात आईएएस अधिकारी होता है। सचिव का मुख्य कार्य है नीति निर्धारण करना, विधान निर्माण करना, नियमावली का गठन करना, क्षेत्रीय नियोजन करना, परियोजना का निर्माण करना, बजट एवं नियंत्रण व्यवस्था करना, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना, समन्वय करना, दायित्वों के निर्वहन में विभागीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों एवं उप मंत्रियों की सहायता करना। सचिवालय का प्रधान क्या कहलाता है? मुख्य सचिव कहलाता है। राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन क्या है? तो प्रमंडल कहलाता है। प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी आयुक्त अर्थात कमिश्नर कहलाता है, जिसके अंदर कई जिला पदाधिकारी होते हैं, अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम होते हैं। प्रमंडल के अंतर्गत अनेक जिले होते हैं। प्रमंडल के अंतर्गत बहुत सारे जिले होते हैं। बिहार में 1936 ईस्वी में 4 प्रमंडल तिरहुत, भागलपुर, पटना और छोटा नागपुर था, जिनकी संख्या 1955 में बढ़ के कितनी हो गई? 14। आयुक्त अपने अधिकार क्षेत्र के जिला प्रमुखों के बीच समन्वय एवं निर्देशन का कार्य करता है। राज्य में क्षेत्रीय प्रशासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख इकाई कौन है? जिला है, जिसका प्रमुख कौन होता है? तो जिला पदाधिकारी अर्थात मजिस्ट्रेट होता है। जिलाधिकारी को इसके ऐतिहासिक कार्य के अनुरूप कलेक्टर भी कहा जाता है, तो डीएम को कलेक्टर भी कहा जाता है। जिलाधिकारी के कार्य हैं राजस्व एकत्र करना, भूमि रिकॉर्ड तैयार करना, सर्वेक्षण करना, भू सुधार का क्रियान्वयन करना, जिला के विकास एवं कल्याण तथा जिला की कानूनी व्यवस्था एवं प्रशासन को निर्देश देना। 1970 के मध्य में जिला अधिकारी से विकास कार्यों को अलग करके जिला विकास पदाधिकारी अर्थात डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर का पद गठित किया गया, जो जिला ग्राम विकास संस्थान का क्या होता है? तो प्रधान होता है। जिला प्रशासन में विधि व्यवस्था एवं विकास कार्यक्रम में पृथक्करण 2 अक्टूबर 1981 से लागू किया गया, जब राज्य में पंचायती राज्य कार्यक्रम सुसंगठित रूप से चलाया जाने लगा। जिलाधिकारी जनता एवं प्रशासन के बीच की कड़ी होता है तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा और साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी और चुनाव का भी अधिकारी होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में 4 प्रमंडल थे और इन्हें 16 जिलों में विभाजित किया गया था। 1947 से 1962 तक मात्र सहरसा डिवीजन को जिला का दर्जा दिया गया। 1980 में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 31। वर्तमान में 38 जिले हैं और बिहार का स्थान क्षेत्रफल के हिसाब से कितना है? तो पूरे देश में 13वां है। अगर केवल राज्यों की बात की जाए तो वह 12वां, लेकिन पूरे ज़िले की बात की जाए, पूरे राज्यों की, उसमें
केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला दिया जाए तो 13वां है। अब कौन कौन से प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं, हालांकि इसे देख चुके हैं। तो पटना प्रमंडल में 6 जिले, पटना, भोजपुर, नालंदा, बक्सर, रोहतास और कैमूर, तो कुल 9 प्रमंडल हैं। मगध प्रमंडल में 5 जिले, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल। सारण प्रमंडल में 3 जिले, गोपालगंज, सारण और सीवान। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण। दरभंगा में 3 जिले हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले हैं, कौन कौन? मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय। भागलपुर प्रमंडल में 2 ही जिले हैं, भागलपुर और एक बांका। कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल बनता है, जिसकी बागडोर अनुमंडल पदाधिकारी अर्थात सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ के हाथ में होता है। अनुमंडल पदाधिकारी को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होती है, क्योंकि वह राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, अर्थात जो राज्य का जो सर्विस कमीशन होता है उससे वह आया हुआ अधिकारी होता है। अनुमंडल अधिकारी के पास 3 शक्तियां होती हैं, एक विधि प्रशासन, दूसरा राजस्व और तीसरा विकास। अनुमंडल पदाधिकारी के कार्य हैं सर्किल अफसर पर नियंत्रण करना और निगरानी करना, अर्थात सीईओ पर नियंत्रण करना और निगरानी करना, पंचायत समिति की बैठक में भाग लेना, प्रशासन एवं समिति के बीच एक कड़ी का काम करना, अनुमंडल स्तर पर आपूर्ति एवं जन वितरण का काम करना, स्थानीय निकायों के निर्वाचन में भाग लेना, ग्राम पंचायत का गठन करना, ग्रामीण गरीबी तथा रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं संचालन करना। अनुमंडल 2 या 2 से अधिक राजस्व सर्किल में विभाजित होता है, तो जो अनुमंडल होता है उसमें 2 या 2 से अधिक राजस्व सर्किल होता है। सर्किल का प्रधान सर्किल ऑफिसर अर्थात अंचलाधिकारी होता है, जिसको सीओ कहते हैं, जिसके मातहत सर्किल इंस्पेक्टर होते हैं। उसके अंदर में कौन होते हैं? सर्किल इंस्पेक्टर होते हैं। अंचलाधिकारी पर भू राजस्व, भू रिकॉर्ड तथा सरकारी या अधिगृहित भूमि की देखरेख का दायित्व होता है। प्रखंड के अंदर में कई गांव होते हैं तथा प्रखंड को देखरेख और विकासात्मक कार्यों के लिए प्रखंड विकास अधिकारी, जिसे बीडीओ अर्थात ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, वे नियुक्त होते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी के अधीन प्रारंभिक शिक्षा, कृषि विकास, पशुधन विकास, प्रारंभिक चिकित्सा व्यवस्था, राहत और पुनर्वास इत्यादि कार्य हैं। प्रखंड के नीचे गांव आते हैं, जिसमें अलग से कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि बीडीओ और सीओ के हाथ में ही गांवों की विकासात्मक और अन्य कार्य निहित है। भारत में प्रशासन की व्यवस्था नगरपालिकाओं की स्थापना से प्रारंभ हुई। 27 अप्रैल 1993 ईस्वी में संविधान के 73वें संशोधन के पहले स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था में पंचायती राज को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। तो 73वें संविधान संशोधन जब 1993 में हुआ तो पंचायतों का गठन किया गया, स्थानीय स्वशासन का गठन किया गया। जो इंडियन पॉलिटिक का हम लोग का जो प्लेलिस्ट है उसमें सारा हम लोग देख चुके हैं, उसे पूरा डिटेल में है इंडियन पॉलिटी, उसे आप लोग देख सकते हैं। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को शक्ति प्रदान की गई। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज अधिनियम में एकरूपता लाने के लिए 1993 ईस्वी में पंचायती राज अधिनियम को पारित किया गया। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है,
निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति, प्रखंड स्तर तक है, और उच्च स्तर पर अर्थात जिला स्तर तक कौन है? जिला परिषद। 73वें संविधान संशोधन में सभी राज्यों के लिए ग्राम सभा का गठन अनिवार्य हो गया। बिहार में ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होती है? 4 बार। ग्राम सभा विकेंद्रीकरण प्रशासन के सबसे निचले स्तर पर सभी स्थानीय गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है। ग्राम सभा की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति होती है। बिहार में ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7000 व्यक्तियों की आबादी पर होता है। याद रखेंगे, 7000 व्यक्तियों पर, और प्रत्येक 500 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव होता है। तो ग्राम पंचायत का गठन कितने व्यक्तियों पर? 7000, और ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव प्रत्येक 500 की आबादी पर होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में महिलाओं के लिए संपूर्ण सीट का 50% आरक्षण शामिल है। ग्राम पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? मुखिया होता है, और उसकी सहायता के लिए उप मुखिया होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य 2/3 बहुमत से मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके पद से उसे पदच्युत कर सकते हैं, अर्थात हटा सकते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी की स्थापना की जाएगी। किसकी? ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है, जो ग्राम कचहरी और पीठों का भी अध्यक्ष होता है। प्रत्येक 500 की आबादी पर एक पंच होता है, जिसका निर्वाचन भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जिलाधिकारी के द्वारा, डीएम के द्वारा। ग्राम कचहरी में सरपंच के अतिरिक्त एक उप सरपंच भी होता है, जो सरपंच की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करता है। प्रत्येक ग्राम कचहरी में एक सचिव की भी व्यवस्था होती है। ग्राम कचहरी को सलाह एवं सहायता के लिए विधि स्नातक एवं न्याय मित्र की व्यवस्था होती है। ग्राम कचहरी में सभी वर्गों एवं महिलाओं के स्थानों की आरक्षण की व्यवस्था किसके अनुरूप होती है? ग्राम पंचायत के अनुरूप। ग्राम कचहरी की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की। ग्राम कचहरी को सीमित रूप से दीवानी एवं फौजदारी मामलों से संबंधित अधिकार प्राप्त है। ग्राम कचहरी के कार्यवाहियों या अभिलेखों के निरीक्षण का अधिकार किसे प्राप्त है? डीएम को, अर्थात जिलाधिकारी को प्राप्त है। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर। प्रत्येक 5000 की आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है। तो पंचायत समिति के सदस्य का चयन प्रत्येक 5000 की आबादी पर होता है। पंचायत समिति के एक सदस्य के अतिरिक्त उस प्रखंड के मुखिया तथा लोकसभा के सदस्य पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। पंचायत समिति में आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायत समिति के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर अस्थायी समिति के गठन की भी व्यवस्था है। पंचायत समिति के सदस्यों का प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा प्रत्येक 50,000 की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव होता है। बिहार में जिला परिषद का एक अध्यक्ष तथा उसकी अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए एक उपाध्यक्ष होता है। जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह पर होती है। इम्पॉर्टेंट है। तो जिला परिषद की बैठक कब होती है? प्रत्येक 3 माह पर। बिहार में जिला परिषद की अनिवार्य रूप से कितनी बैठक होती है? तो साल भर में 4 बैठक हो जाती है। तो वर्ष भर में कितनी बैठक? 4 बैठक। तो साल भर में 4 बैठक तो कराना अनिवार्य है। पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुरूप मई जून 2006 में 10 चरणों में अंतिम बार चुनाव हुआ। बिहार में महिलाओं के त्रिस्तरीय पंचायतों में 33% की जगह 50% आरक्षण करने वाला पहला राज्य कौन है?
तो बिहार है। तो इम्पोर्टेंट है कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव के लिए महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया, 50%। पहले कितना था, 33। और ऐसा आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कितना प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, तो 20%। अर्थात जो ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, उसका आरक्षण 20% बढ़ा दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों में अनुसूचित जाति को 16%, जबकि अनुसूचित जनजाति को 1% की आरक्षण का प्रावधान है। बिहार राज्य में 8,463 पंचायत, 534 पंचायत समिति और 38 जिला परिषद है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की अवधि कितनी होती है, 5 साल की। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए 73वें संविधान संशोधन में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। किसका, राज्य वित्त आयोग का। राज्य वित्त आयोग को विभिन्न स्तर पर सामानों का वितरण कर शुल्क आदि लगाने का अधिकार प्राप्त है तथा सहायता अनुदान की राशि निश्चित करने का भी अधिकार प्राप्त है। राज्य वित्त आयोग के गठन एवं कार्यों के दिशा निर्देश बनाने का काम राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान अर्थात नीपेप को सौंपा गया है। नीपेप राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 साल पर होता है। भारत में सर्वप्रथम 1687 में मद्रास में नगरपालिका विधेयक बना। तो पहली बार नगरपालिका की स्थापना कहाँ पे हुई, 1687 में मद्रास में। 1870 तक 200 नगरों में नगरपालिका का गठन किया जा चुका था। बिहार में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 10,000 आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका का गठन हो चुका था। 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की अनुशंसा पर नगरपालिका को जिला प्रशासन से मुक्त करके नागरिकों की प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया। नगरपालिका का मुख्य काम स्थानीय नागरिक सुविधा का निर्माण करना, उसका रख रखाव करना और उस पर कर लगाना है। इसके लिए नगरपालिका को राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। नगरपालिका का संचालन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है तथा इसका जो मुखिया होता है वह निर्वाचित अध्यक्ष कहलाता है, जिसकी सहायता के लिए एक उपाध्यक्ष और एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। अब है नगर निगम। नगर निगम सामान्यतः उन्हीं नगरों में स्थापित किए गए हैं जहां की आबादी 3 लाख से ऊपर हो चुकी है। नगर निगम का मुख्य कार्य जन सुविधा, गंदी बस्ती उद्धार, जल मल निकासी, प्रारंभिक शिक्षा, चिकित्सा, रोशनी एवं शहरी सड़क की देखभाल इत्यादि है। नगर निगम की संरचना निर्वाचित सदस्यों के द्वारा की जाती है। निर्वाचित सदस्य अपने बीच में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं तथा मनोनीत सदस्यों के साथ साथ एक उच्च राज्य कर्मचारी इसका प्रशासक नियुक्त होता है। 1922 ईस्वी में संविधान के 74वें संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय प्रशासन के रूप में जिला परिषदों, नगरपालिकाओं एवं नगर निगम के समय पर चुनाव, चयन में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण तथा प्रशासकीय कार्यों के विकेंद्रीकरण पर विशेष बल दिया गया है। स्वतंत्रता तो 74वें संविधान संशोधन में नगर निगम का प्रावधान है और नगर पालिका का 1993 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले बम्बई महानगर में 1898 में उन्नयास का गठन किया गया। किसका? उन्नयास। बिहार में पटना तथा गया में 1965 तक उन्नयास का गठन हो चुका था, जो वर्तमान सुविधा के रखरखाव एवं भावी विकास के प्रति उत्तरदायी थे। 1975 ईस्वी में उन्नयास की जगह मुजफ्फरपुर में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का गठन किया गया। पटना 1967, गया 1984 तथा दरभंगा 1984 में भी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का मुख्य उद्देश्य
अपने अधिकार क्षेत्र के नगरों के लिए मास्टर प्लान बनाना तथा नागरिक सुविधाओं को बनाए रखना है। नगरपालिका अधिनियम 2007 के अंतर्गत मई 2007 में नगरपालिका तथा नगर निगम में एक चरण में चुनाव हुआ। अरवल को छोड़कर 37 जिलों में 2007 में नगरपालिका का चुनाव हुआ। नगर निगम में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षण तथा दलित आदिवासियों को उनके आबादी के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था है। बिहार में कितने नगर निगम हैं? तो उस समय थे 11, अब बढ़ के कितने हो चुके हैं? 18, जो हम लोग देख चुके हैं। तो इसे याद नहीं करना है। वर्तमान में बिहार में 18 नगर निगम हैं, जिसमें सहरसा, रोहतास, ये सभी भी, सासाराम, ये सभी नगर निगम हो चुके हैं। बिहार शरीफ और आरा को 2007 में नगर निगम का दर्जा मिला। बिहार में कुल 43 नगर परिषद, 84 नगर पंचायत और 2963 वार्ड हैं। तो ये तो था हमारा पॉलिटी, बिहार का राज्य व्यवस्था। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे बिहार के भूगोल के बारे में, और उसके बाद बिहार का जो प्राचीन इतिहास है उसको देखेंगे, और यह बिहार का जो 80% भाग है यह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बिहार के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग देखेंगे, और ये बिहार का जो 90 से 95% है, कुछ पार्ट रह जाएंगे जिसे हमने तैयार नहीं किया है। तो हालांकि लगभग सारे प्रश्न बिहार से इसी में से आ जाएंगे। तो चलिए, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग इसमें नए हैं वो लोग उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी सूचना आपको मिल सके। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।